हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारी इंग्लिश पेडागोजी की 5वीं क्लास है। ठीक है, तो इसमें हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट बेनिफिट इनॉर्मसली फ्रॉम द एक्सपोजर टू द इंगेजमेंट विद। तो हम बच्चे की लैंग्वेज और उसकी लिटरेसी डेवलपमेंट, उसके विकास कर सकते हैं, बुनियादी साक्षरता का कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ के साथ इंगेज कर सकते हैं, जुड़ कर सकते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज विदाउट बर्डनिंग द चाइल्ड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं करने होते हमें, तो वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं ताकि बच्चा क्या कर सके, नेचुरली कनेक्ट हो सके, नेचुरली जुड़ सके। तो वेरिड रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल स्पीच एंड राइटिंग। तो बच्चे को ऐसे सोर्सेज, ऐसे स्रोत प्रोवाइड करें नेचुरल, जिससे वो स्पीच और राइटिंग में उनकी स्किल्स वो क्या कर सके, डेवलप हो सके। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अडेप्टिंग द एक्टिविटीज़ फॉर एडवांस स्टूडेंट। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि केवल एडवांस स्टूडेंट्स के लिए ही एक्टिविटीज़ को अडेप्ट करें। बुक्स प्लेस्ड इन रीडिंग कॉर्नर। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी, मतलब क्लास में एक रीडिंग कॉर्नर बना दे बुक्स के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा, जो हमें सबसे ज़्यादा बच्चे के हित में लगे वही ऑप्शन चूज़ करना है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है ए टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स इनटू रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स where they have individual books to their reading level. Teacher is spending time with each group and listening to individual students take turns to read aloud and taking with them about the book. तो एक टीचर है, वो क्या करती है, रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करती है और उनको बुक्स देती है। फिर क्या करती है, वो टाइम स्पेंड करती है हर एक ग्रुप के साथ में, उन बच्चों की क्या है, लिसनिंग स्किल्स को देखती है, उनसे पढ़वा कर देखती है और उनके साथ बुक के बारे में वार्तालाप भी करती है। तो वो कौन सी रीडिंग को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो ये है शेयर्ड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग को तो सबसे पहले हटा दो। साइलेंट रीडिंग वो होती है जो हम साइलेंटली अपने मतलब कि मन में जो करते हैं ना, वो होती है साइलेंट रीडिंग। उसके बाद है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग भी नहीं है ये। फिर आता है गाइडेड रीडिंग और शेयर्ड रीडिंग। तो गाइडेड रीडिंग तब होता जब वो क्या करती, कंप्लीट क्लास को क्या करती, इंस्ट्रक्शंस देती कंप्लीट क्लास को। लेकिन उसने क्या किया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर एक ग्रुप्स के साथ वो टाइम स्पेंड कर रही है। तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब टीचर क्या कर रही है, ग्रुप्स में डिवाइड करती है और हर एक ग्रुप्स के साथ टाइम स्पेंड करती है, उनके साथ वार्तालाप करती है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब शेयर रीडिंग और गाइडेड रीडिंग में आपको मतलब समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है मिसिज अंजना इज़ प्लानिंग फॉर ग्रामर क्लास। एक ग्रामर क्लास के लिए प्लान कर रही है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो क्लास कैसे ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट वे दैट यू मे सजेस्ट टू हर टीच ग्रामर। तो कौन सा वे है जो आप उसको सजेस्ट करेंगे जिससे वो अपनी ग्रामर को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। एक्सप्लेन हाउ ग्रामर रूल्स आर फॉर्म। तो ये एक्सप्लेन कर देना कि ग्रामर रूल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी बच्चे को एक्टिव नहीं करेगी। प्रेजेंट ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ग्रामर की फॉर्म्स है उनको नेचुरल डिस्कोर्स में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं या फिर बच्चों को, जो बच्चे को क्या कर सके, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। तो वैसी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ होएगी या फिर हमारी लाइफ ओरिएंटेड होएंगी, रियल लाइफ बेस्ड एक्टिविटीज़। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ है जिनसे ग्रामर की फॉर्म क्या होगी, बच्चे को अच्छे से याद होगी, बच्चे इजीली इंगेज कर पाएंगे उस क्लास के अंदर। फर्स्ट एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस इन द ग्रामर इफ़ एनी। अगर ग्रामर के अंदर जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको एक्सप्लेन कर देना, तो ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। डिस्क्राइब द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर की इम्पोर्टेंस और रोल को बता देने से क्या बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, ये कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ। हमें तो वो तरीका अपनाना है जिसमें बच्चा एक्टिवली इंगेज हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कम से कम 50 लाइक का हम टारगेट ले रहे हैं और 10 सब्सक्राइबर का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये चीज़ पक्का फॉलो करना, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। One of the following principle of material preparation for language learning is that।
तो हमें जो मटेरियल प्रिपरेशन है लैंग्वेज लर्निंग के लिए उसका प्रिंसिपल बताना है। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चूजन फॉर द ईच ग्रुप एज। तो क्या हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल को चूज़ कर ले प्रत्येक ग्रुप के लिए, अगर मतलब कि 3 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है या फिर 15 साल का बच्चा है, तो हर एक ग्रुप के लिए कॉम्प्लेक्स अगर हम मटेरियल कर लेंगे तो क्या उनको एक जैसा समझ में आएगा? तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब है मटेरियल नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि मटेरियल को क्या है एज ग्रेडेडली अप्रोप्रिएट करने की ज़रूरत है, ना कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को। मतलब कि उनकी एज के और उनकी क्लास वाइज हमें क्या करनी है, मटेरियल को अरेंज करना है, स्टेप वाइज स्टेप करना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऐसी करनी है। टेक्स्ट बुक मटेरियल इज सेल्फ सफिशिएंट सो लर्नर शुड नॉट बी बर्डन। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि टेक्स्ट बुक मटेरियल है वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसे अदर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे तो बच्चा बोरिंग फील करना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या करेगा, रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देगा। मटेरियल शुड बी हाईली इन्फॉर्मेटिव। तो क्या मटेरियल हाईली इन्फॉर्मेटिव होने के कारण क्या बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, क्या लैंग्वेज लर्निंग को बढ़ावा देगा? ये बात ज़रूरी नहीं है। बच्चों को उनकी एज के और उनकी क्लास के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल को अरेंज करना होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग इज़ दैट लर्नर्स। तो फ्री राइटिंग्स का क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, ये हमें बताना है। फोकस टोटली ऑन एक्यूरेसी एंड फ्री फ्रॉम फ्लुएंसी। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, यहाँ पे उल्टा दे रखा है इन्होंने। तो एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करता, सटीकता पे फोकस नहीं करता, वो क्या करता है, फ्लुएंसी पे फोकस करता है। यहाँ पे क्या बता दिया इन्होंने, उल्टा बता दिया। आर फ्री टू मिक्स लैंग्वेज फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी, इस जो हमारे क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस नहीं है ये। हैव फ्रीडम टू बी क्रिएटिव। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, उनके पास फ्रीडम होती है क्रिएटिवनेस के लिए। उनकी क्या देखी जाती है, फ्लुएंसी देखी जाती है, ठीक है। बच्चों की धारा प्रवाह को देखा जाता है, कितने अच्छे तरीके से वो जो लिख रहे हैं उसके अंदर उनकी फ्लुएंसी है या नहीं है, ये बात देखी जाती है। हैव फ्रीडम टू बी राइट और नोट। ये बात यहाँ तक तो सही है, लेकिन नोट आ गया तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो उनके पास फ्रीडम होती है फ्लुएंसी की, उनके पास लिखने की फ्लुएंसी होती है जो वो लिखना चाहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन से कथन सबसे सही है? ऑल कंटेंट लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग। तो ये बात बिल्कुल सही होगी। जितने भी कंटेंट लर्निंग होते हैं, जैसे कि हमारी मैथ हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट, फिजिकल, तो ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करती है। ये बात बिल्कुल सही है। कंटेंट लर्निंग डज नॉट सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि जितने भी कंटेंट लर्निंग होती है वो हमारी सपोर्ट करती है लैंग्वेज को। लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि जो मैथमेटिक्स होती है और साइंस होती है उनकी भी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, या तो वो हिंदी में होती है या इंग्लिश में होते हैं। तो फिर ये इनकी क्या है, ये भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नोट दे दिया तो गलत हो जाएगा ये कथन भी। लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स थ्रू दी टेक्स्ट एंड नरेटिव ओनली। ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि केवल टेक्स्ट और नरेटिव से ही हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। जबकि अपने LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों के चारों क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं लैंग्वेज को सीखने में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कंटेंट लर्निंग होते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ ए चाइल्ड कैन बी डेवलप। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बच्चे के अंदर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज ग्रामर रूल्स। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो ड्रिल्स होती हैं और जो प्रैक्टिस से ही क्या कर सकते हैं, हम ग्रामर रूल्स को याद करवा सकते हैं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिसिंग डिक्टेशन, ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी कि डिक्टेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़, ये बात बिल्कुल गलत सही हो जाएगी। जो टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने से, जो रियल लाइफ बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे क्या करते हैं बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे आसानी से जुड़ते हैं, ठीक है। इनहेंसिंग वोकेबलरी, तो वोकेबलरी को इन्हेंस करने से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप नहीं होगी बच्चे के अंदर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास 6 सिलेक्टिंग सम स्टोरीज फॉर द क्लास। अब एक क्लास 6 क्लास के लिए टीचर क्या कर रहा है, स्टोरीज को सिलेक्ट कर रहा है। एज ए टीचर व्हाट शुड नोट, तो नोट आ गया है बी क्राइटेरिया टू सिलेक्ट स्टोरी। तो स्टोरी को सिलेक्ट करने का कौन सा क्राइटेरिया है, वो अच्छा नहीं है। इट शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि बच्चे के इंटरेस्ट पे बेस होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट लैंग्वेज लेवल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो बच्चे का जो लैंग्वेज का लेवल है और लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी बेस होनी चाहिए, तभी तो बच्चा अच्छे आसानी से समझ पाएगा। इसी के साथ हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट बैकग्राउंड शुड बी कीप्ड इन माइंड, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो बच्चे का कल्चर और रिलीजन्स है उसको भी क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है, जिससे उनको उनके कल्चर के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। बुक सिलेक्टेड शुड बी स्ट्रिक्टली फ्रॉम द इंडियन बैकग्राउंड, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि केवल जो हम जो बुक्स हैं, जो स्टोरीज को सिलेक्ट कर रहे हैं वो इंडियन कल्चर से ही होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल नेगेटिव, ये बायस्डनेस को फॉलो करती है ये बात। तो हमें इस तरह की नेगेटिविटी से बच्चों को बचाना है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि उन्होंने गलत पूछा था। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए लर्नर शो हर रीडिंग एबिलिटी बाय क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अनसीन टेक्स्ट दैट वन स्टेज अबोव हर कोग्निटिव लेवल, दिस रीजन विद रेजोनेट विद। तो क्या कर रहे हैं, बच्चे की जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है उसकी बढ़ावा देने के लिए, जैसे उसकी रीडिंग एबिलिटी, ये बच्चे को इतनी नॉलेज है मान लीजिए, ठीक है, उससे हमें एक स्टेज अबो देनी है। जो अनसीन टेक्स्ट्स होते हैं या फिर पैसेज होते हैं उसके अंदर हमें ऐसे करने कि बच्चे को अगर इतना आता है तो उससे एक स्टेज अबो देना है, ना तो उससे कम देना है, क्योंकि कम देंगे तो बच्चा क्या होगा, बच्चे को ऐसे लगेगा भाई उसको तो सब कुछ आता है और उसको वो आगे करने की सोचेगा ही नहीं। जबकि अगर हम उसको एक स्टेज अबो देंगे तब बच्चा क्या करेगा, एक्टिवली इंगेज होगा। बच्चा ऐसे उसके अंदर ऐसे उसके मन में ऐसे होगा भाई हाँ ये मैं इतना मेरे को आता है, इतना नहीं आता तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसकी कोग्निटिव लेवल को इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे स्टीफन क्रैशन है, उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं। स्टीफन क्रैशन ने 5 हाइपोथेसिस दी हैं, जिनमें से उनकी एक हाइपोथेसिस में ये बात कही गई है, वो हमारी होती है कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट। उसके बाद है मॉनिटर हाइपोथेसिस और नेचुरल डिसऑर्डर। तो नेचुरल डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है, नेचुरली क्या करते हैं, लैंग्वेज के रूल्स को सीखता है। मॉनिटर हाइपोथेसिस वो होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, लर्न करता है, लैंग्वेज होती है उसको बच्चा क्या करता है, थिंक करता है, थॉट करता है, उसको सीखता है, ठीक है, वो होती है हमारी मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट हो जाएगा। उसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर लर्नर टू लर्न लैंग्वेज थ्रू हर सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट, तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि लर्नर क्या है, अदर सब्जेक्ट से भी लैंग्वेज को सीखे। इन एडिशन टू शेड्यूल लैंग्वेज लेसन इज कॉल्ड, तो ये हमने अभी मैंने पीछे ही आप लोगों को बताया था, ये होता है हमारा लैक। जब हम दूसरे सब्जेक्ट से भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो हमारा होता है लैक, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंग्वेज असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू, तो जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके अंदर हम डेफिशिएंसीज का पता लगाते हैं, भाई बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडी को प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा, और उसको बोलते हैं हम रेमेडियल टीचिंग। तो ये होता है हमारा फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज ऑफ स्टूडेंट विद व्यू टू प्लान रेमेडी। तो सबसे पहले हम डेफिशिएंसीज का पता लगाते हैं, उसके बाद रेमेडी को प्लान करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। असेस द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम, तो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए ही असेस करना, ये बात गलत हो जाएगी। टेस्ट द प्रोफिशिएंसी फॉर प्रोवाइडिंग कैंपस प्लेसमेंट, ये बात भी गलत। जज द स्टूडेंट कैपेबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, तो हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर सबसे बेटर हो, जो सुटेबल हो हमारे क्वेश्चन के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राइटिंग दैट
involves paying attention to how writing is presented so that other can read and understand it easily. This include aspects such as handwriting, spelling, punctuation and general layout. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो राइटर है वो इस चीज़ के ऊपर अटेंशन दे रहा है कि भाई दूसरे हैं जो उसकी राइटिंग है, जैसे कि उसने जो लिखा है उसको दूसरे इजीली समझ सके और रीड कर सके, इजीली रीड कर सके और इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, इस बात की तरफ राइटर ध्यान दे रहा है, जिसके अंदर वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, जैसे उसकी हैंड राइटिंग होगी, उसकी स्पेलिंग होगी, या फिर उसकी पंक्चुएशन होगी, या जनरल लेआउट हो गया। तो जब इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है तो ये हमारी होती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दें, जहाँ अगर हम बोले कि जो राइटर ने लिखा है वो जो पढ़ने वाला है उसकी रुचि के अनुसार लिखा है, जैसे कि अगर कोई पोएम लिखी है, या फिर कोई उसने रेसिपी लिखी है, या फिर उसने कोई स्टोरी लिखी है, ये जो पढ़ने वाला है उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से लिखता है, उसको बोलते हैं हम कंपोजिशन और ट्रांसक्रिप्शन। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्टली डेफिनेशन आती है इनकी, और पिछली बार नहीं आया था तो इस बार शायद आ सकता है, तो ये आप लोग कर लेना। फ्री राइटिंग तब होती है जब हम बच्चे की फ्लुएंसी को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चे ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, सही लिखा है या गलत लिखा है। हम ये देखते हैं बच्चा जो लिख रहा है वो मतलब फ्लुएंसी देखते हैं उसकी हम। राइटिंग अबाउट राइटिंग भी नहीं होगा ये, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एज ए टीचर इन शेयर्ड रीडिंग यू एनकरेज सम ऑफ यूर स्टूडेंट। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि सम ऑफ स्टूडेंट को ही नहीं, हमें तो क्या करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना होता है। रीड अलाउड एंड आस्क स्टूडेंट टू डू नॉट रिपीट, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, यहाँ पे भी नेगेटिविटी को शो कर रहा है। फॉलो योर स्टूडेंट इन रीडिंग टेस्ट, तो रीडिंग टेस्ट में स्टूडेंट को फॉलो करने से क्या शेयर्ड रीडिंग हो जाएगी, नहीं। मॉडल एंड रीडिंग प्रोसेस, हाउ रीड विद एक्सप्रेशन एंड हाउ टू वर्क आउट अननोन वर्ड्स। तो ऐसे शेयर्ड रीडिंग में वो होता है जब हम रीडिंग की प्रोसेस को देखते हैं कि बच्चा कैसे रीड कर रहा है, कौन से एक्सप्रेशन के साथ कर रहा है, और जो अननोन वर्ड होते हैं उनके साथ वो कैसे वर्कआउट करता है, उनके साथ कैसे डील करता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, A teacher explain noun by giving example first and then give its definition। तो टीचर पहले क्या कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, उसके बाद रूल की तरफ जा रहा है। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा आई से क्या कर लेना है आपको, आई, ई से हमें आई की तरफ जाना है। ठीक है, ई से जब एग्जाम्पल से याद कर लेना आई मतलब इंडक्टिव मेथड। ठीक है, वोवल होते हैं हमारे 5 ए ई आई ओ यू, तो वोवल से वोवल याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएं, रूल से एग्जाम्पल यानी कि कॉन्सोनेंट हो गया आर, और उसके बाद डिडक्टिव है तो डी से भी, तो डी आर से याद कर लेना और आई ई से याद कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के मतलब आता है ही है, तो जब हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं तो वो हमारा होता है इंडक्टिव मेथड। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम मैचिंग करनी है, और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में प्रिडिक्टिंग होता है जिसके अंदर हम जो टाइटल्स होती हैं या फिर पिक्चर्स होती हैं उनको देख के क्या कर सकते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं। तो फर्स्ट ए है वो हमारा 5th के साथ चल जाएगा। दे यूज टाइटल पिक्चर टू गिव द themselves आइडिया अबाउट व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट, मतलब हमें ऐसी पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं भाई ये जो है पिक्चर है वो कौन से टेक्स्ट के बारे में है। उसके बाद हम इन्फरिंग एटीट्यूड वो होता है जिसमें हम इस चीज़ का पता लगाते हैं कि भाई जो राइटर है उसने जो लिखा है उसने क्या फील किया होगा जब उसने लिखा होगा, तो ये होता है इन्फरिंग एटीट्यूड। ठीक है, ए के साथ चला जाएगा ये। फिर आता है हमारा डिड्यूसिंग मेथड। जो डिड्यूसिंग मेथड होता है जो अनफेमिलियर लेक्सिस होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। डिड्यूसिंग मीनिंग, जो ऐसे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट होते हैं जो वो क्या करते हैं हमें इस अनफेमिलियर लेक्सिस के अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग होता है हमारा फोकस ऑन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन पीस ऑफ टेक्स्ट। जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर कौन सी कैसे लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है।
उसके बाद आइडेंटिफाइंग, तो हमारा ये थर्ड बचता है जिसके अंदर होता है दे लुक एट हाउ इन्फॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड। तो ये इस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो किस स्ट्रक्चर में की गई है, और उनकी जो हेडिंग है और इंट्रोडक्शनरी फ्रेजेस हैं उनको नोटिस करते हैं। तो ये होता है आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इसमें अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब कि बच्चे की 2-3 मिनट तो इसके अंदर गई है ना। तो हमें क्या करना है, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप लोग इजीली अपने पेपर को क्रैक कर पाएँ। क्योंकि देखो मैंने भी अपना जो सीटेट और एचटेट दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किए हैं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं मेरी तरह। मैंने क्या किया था, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था। मैं 2 से 3 घंटे रिवीजन को ज़रूर देती थी, एक मतलब कि जब मेरे एग्ज़ाम्स थे, मतलब एक 10-15 दिन पहले मैंने 2 से 3 मतलब घंटे मैंने रिवीजन की थी, लेकिन लास्ट के 5-6 दिन तो मैंने रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस किया था। तो आप लोग भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन स्टार्ट आउट एज ए क्लीन स्लेट्स एंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रिंटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट ऑन दिस क्लीन स्लेट। तो बच्चों को खाली तख्ती बोला गया है, और इन खाली तख्ती पर जो भी हम प्रिंट करेंगे वही उनकी जो लैंग्वेज है उनको डेवलप करेंगे, वही जो लैंग्वेज लर्निंग है वही उस स्लेट के ऊपर हम छाप देते हैं। तो ये बात कौन करते हैं, ये हमारे बिहेवियरिस्ट करते हैं, ऐसी बातें बिहेवियरिस्ट। और बिहेवियरिस्ट में कौन से आते हैं, हमारा स्किनर हो गया, पैवलो हो गया। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर। पियाजे और वाइगोस्की चोम्स्की ये तो हमारे क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी हैं। ठीक है, ये बच्चे को एक्टिवली इंगेज करने की बात करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बताते हैं। जबकि स्किनर हो गया या पैवलो हो गया ये बिहेवियरिस्ट होते हैं, ये बच्चे को एक्टिव करने की बात नहीं करते, ये तो व्यवहारवाद को फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर असेसिंग पैराग्राफ राइटिंग। तो कौन से पैरामीटर है जो पैराग्राफ राइटिंग को सपोर्ट नहीं करते। टॉपिक सेंटेंस, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, जो टॉपिक हमने दिया गया है उसके सेंटेंसेस पे तो फोकस होना चाहिए पैराग्राफ में। सपोर्टिंग डिटेल्स, तो जो पैराग्राफ है उसके डिटेल्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। गुड हैंड राइटिंग, कोहेरेंस, तो जो हमें पैराग्राफ दिया गया है, कोहेरेंस मतलब कि उनको अरेंज करना, मतलब कि पैराग्राफली हमें स्टेप बाय स्टेप उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करना, ये होता है कोहेरेंस। जबकि गुड हैंड राइटिंग कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो लीस्ट इम्पोर्टेंट वो कौन सी है, गुड हैंड राइटिंग। अगर ये तीनों ना हो, गुड हैंड राइटिंग अच्छी, बच्चे की राइटिंग अच्छी ना हो और ये तीनों हो तो ये काम चल जाएगा। लेकिन अच्छी राइटिंग हो और ये तीनों ही चीज़ें ना हो तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अच्छी राइटिंग का क्या फ़ायदा हो, है ना। इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए जो हम चीज़ लिख रहे हैं या जो पैराग्राफ है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो सही नहीं है वो। फॉर डिटेलिंग विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन टेक्स्ट एज ए लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट द वर्ड इनटू मदर टंग एंड देन आस्क द स्टूडेंट टू मेमोराइज इट, सी इज़ यूजिंग। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ क्या करनी है, हमें डील करना है। तो लैंग्वेज टीचर सबसे पहले क्या करता है, उसको मदर टंग में कन्वर्ट करता है और उसके बाद बच्चों को उसको याद करने के लिए बोलता है। ये होता है हमारा एक ही मेथड, ये होता है GTM। ठीक है, GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम सेकंड लैंग्वेज के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रक्चरल में भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बात मेमोराइजिंग की भी आ गई, मेमोराइजिंग की भी आ गई और मदर टंग की भी आ गई। तो ये दोनों ही जो तुक है वो किसके ऊपर बैठते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है टीचर गेव ए वर्कशीट टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन समरी ऑफ द चैप्टर, रीड एंड ड्रॉप एवरी 5th वर्ड। अब टीचर ने क्या किया है, एक वर्ड शीट दी है जो उनकी किसी चैप्टर पे बेस्ड है। तो वो मतलब कि प्रत्येक 5वें अक्षर को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक 5वें अक्षर को ड्रॉप कर रहा है और उन बच्चों को उसको फील करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक, ये सबसे पहले हटा दो। ठीक है,
कंप्लीट समरी ये भी नहीं होगा, राइटिंग टेस्ट भी नहीं होगा, ये है क्लोज टेस्ट और इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन यही है, ये इनको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। अब यहाँ पे 5वें की जगह अगर वो ये बोलता भाई प्रत्येक 8वें अक्षर को ड्रॉप कर रही है या फिर प्रत्येक 10वें अक्षर को ड्रॉप कर रही है, इससे भी आपका आंसर यही रहना चाहिए, द ए क्लोज टेस्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रीडिंग। रीडिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है। रीडिंग इज साउंडिंग आउट द वर्ड्स एंड डिकोडिंग, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। जो रीडिंग है जब हम पढ़ रहे हैं तो वर्ड्स को पढ़ रहे हैं और उनको डिकोड कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रीडिंग इज कंस्ट्रक्टिव, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। रीडिंग है हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। रीडिंग इज एबिलिटी टू रीड, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। हम रीडिंग को क्या करते हैं, रीड करते हैं और एक प्रक्रिया भी है, और उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रीडिंग इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे, तो रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि जो ऑथर है जो कहने की जो बात कहने की वो कोशिश कर रहा है उसने क्या सोच कर किया होगा, ये भी हमें समझ में आ जाता है रीडिंग से, ये बात बिल्कुल गलत है और जो गलत है वही हमारी सही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नोट वाला ही ऑप्शन पूछा है, तो 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे आज तक यही क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब